पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल सिंह जी के पास, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। उनसे चर्चा करेंगे नई भर्तियों को लेकर कि कब कितनी भर्तियां होने जा रही हैं और विस्तार से जानेंगे ऐसी जानकारियां जो आम दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। भोपाल सिंह जी, जो नई व्यवस्था नए चेयरमैन के रूप में आपने संभाली है, इसमें जो भर्ती प्रक्रिया क्योंकि कोरोना की वजह से रुकी हुई है, तो अब कितनी भर्तियां कब तक होने की संभावना है? अभी हमने जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी जो उन पदों की भर्ती का शेड्यूल लगभग जारी कर दिया है। कल आपके समाचार पत्रों और हमारी वेबसाइट पे वो आ जाएगा। जो स्टाफ नर्स है, MPHW है, टीवी वर्कर्स हैं, जो असिस्टेंट हैं ऑपरेशन थिएटर के, इस तरह की 3200 पोस्टें हैं जिनका 16 जुलाई और 17 जुलाई को यहीं पंचकुला में ही एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावा अगर भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए, जो पिछली भर्ती प्रक्रिया है 20-22 हजार के करीब, जो कोविड की वजह से कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है, और नई प्रक्रिया जो अपनाने जा रहे हैं, कितनी भर्तियां और हो सकती हैं टोटल अगर देखा जाए वर्ष 2021 में? इस पैरामेडिकल स्टाफ के तुरंत बाद हम लगभग 8000 पुलिस में भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 7200 तो कांस्टेबल हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और लगभग 465 जो है वो SI हैं, सब इंस्पेक्टर, जिसमें 65 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 400 मेल वो हैं ASI SI, और लगभग 524 जो है कमांडो भर्ती करने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी हम अगले 2 महीने में पूरी कर देंगे। अगर वर्ष 2021 और 22 की चर्चा की जाए, वित्त वर्ष की, तो इसमें लगभग कितनी भर्तियां कुल मिलाकर होने की संभावना है? क्योंकि युवा वर्ग काफी आज से देख रहा है कि कोविड ने सारों को परेशान कर रखा है। अभी जो हमने एक टेक्नोलॉजी अपनाई है कि हम ऑनलाइन, आगे से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो फिजिकल स्टूडेंट्स को यहाँ या कैंडिडेट को आना नहीं पड़ेगा, और जो भर्ती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी। तो मेरा अनुमान है कि लगभग 25,000 पदों की भर्ती हम आने वाली 31 मार्च तक कंप्लीट कर चुके होंगे। 22,000 भर्ती पिछली पेंडिंग है, 25,000 और कर देंगे, लगभग 50,000 के करीब की भर्ती हो सकती है। बिल्कुल, 31 मार्च 2022 तक लगभग 50,000 पदों पे हम नियुक्ति कर देंगे। परीक्षा केंद्रों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा रहती है। कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जो जहां परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग संभावित रूप से नहीं करवानी चाहता, क्योंकि वो संवेदनशील माने जाते हैं। क्या इसके बारे में कहेंगे? अभी हमारे जो ग्राम सचिव की भर्ती कैंसिल हुई है, तो उसमें सरकार ने पुलिस की और सिविलियंस की एक SIT गठित की थी। तो उसमें हमारे पास पूरे हरियाणा से जो संवेदनशील सेंटर हैं या जिले हैं उनकी सूची आ गई है, और वहाँ के जो जिला प्रशासन है उसने खुद रेकमेंड किया है कि ये जो सेंटर हैं यहाँ एग्जाम कंडक्ट नहीं करना, इन जिलों में नहीं करना। तो ये सब एहतियात बरतेंगे। कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं? अभी जो चिन्हित किए हैं उनमें रोहतक, झज्जर, मेवात और सोनीपत जिला ऐसे हैं जिसमें हम परीक्षा नहीं करवा रहे। एक दादरी जिला ऐसा है जिसकी कैपेसिटी ही 4000 है, तो उसको भी हम अभी नहीं ले रहे हैं। यानी जो पुरानी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी पर रखेंगे? बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखेंगे। जितनी भी सरकार की डिमांड हमारे पास आई हुई है, हम प्राथमिकता के आधार पर और पूरी शिद्दत के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। भोपाल सिंह जी, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी क्या स्थिति है? कितने बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसकी लास्ट तारीख जो फार्म अप्लाई करने की वो 30 जून है, और अभी तक जो आंकड़ा है वो लगभग 4.5 लाख लोगों ने 1 टाइम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं। और मेरा आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो कैंडिडेट हैं हरियाणा के युवा हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जिन्होंने अभी तक नहीं कराया, क्योंकि भविष्य में जो भी भर्ती हरियाणा में होगी वो 1 टाइम सिस्टम से ही होगी। जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा वही वन टाइम पे
और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डेट कई बार सरकार पहले भी एक्सटेंड कर चुकी है, क्या भविष्य में भी ये एक्सटेंड करने की आप वकालत करेंगे? क्योंकि हरियाणा की अगर आबादी को देखा जाए 2,80,00,000 में से अगर युवा वर्ग को काउंट किया जाए तो 4.5 लाख नाम मात्र बनती है। नहीं, वो नामात्र नहीं है। लगभग हरियाणा में 5-5.5 लाख लोग या जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। उसमें ये है कि कई बार एक सीट के लिए 5-5 सीट के लिए 5 अप्लाई कर दिया उसने। हमारे को क्या लगता है कि एक ही कैंडिडेट ने 5 दफा अप्लाई कर दिया तो वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब वन टाइम की बात आती है तो वन टाइम का मतलब एक बार वो एक ही बार करेगा और वो ज्यादा संख्या नहीं है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं बेरोजगार युवाओं के वो भी लगभग इतने ही हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत एक बच्चा सपोज करो आज की डेट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है, बाद में कोई डॉक्यूमेंट देने हो, नेक्स्ट मंथ देने हो या 2 महीने बाद देने हो, तो क्या ये उसमें ऑप्शन रखी गई है कि वो एडजस्ट कर सकता है, दोबारा दाखिल करवा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो हर टाइम खुला रहेगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आज +2 है, अगले 2 साल में आपकी BA हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं या कई चीजें उसमें डिलीट कर सकते हैं कि मेरे घर में नौकरी आज नहीं है, कल मिल गई तो मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा। ये ऑप्शन हर समय कैंडिडेट के पास खुला रहेगा कि वो अपना स्कोर सुधारने के लिए, अपनी हाई क्वालिफिकेशन को एडिट करने के लिए वो किसी भी टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे जा सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को क्या आप काउंटर चेक करवा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत बच्चों को आ रही है इसमें। बीच बीच में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो हमारे ध्यान में लाते हैं और उन त्रुटियों को हम ठीक करते हैं। अभी तक जो एक मेजर वो आई थी कि उसमें हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं वो अप्लाई ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो एक अनुभव का था कि अगर किसी का 2 इंस्टीट्यूट से अनुभव है तो वो पोर्टल एक ही डॉक्यूमेंट को उठा रहा था, वो त्रुटि भी ठीक कर दी है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली क्या है, इसका लाभ क्या रहेगा और ये कौन सी एजेंसी करवाएगी? CET है वो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको NTA कराने जा रही है। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बनी हुई है, एक बहुत जो ईमानदारी पारदर्शिता से काम करती है, पूरे देश में करती है वो। तो वो जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है वो ही जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का CET है उसको कंडक्ट करेगी। बेसिकली उसका लाभ कैसे रहेगा, क्या रहेगा? उसका लाभ ये है कि जो CET क्वालिफाइड लोग हैं वही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आएगा। उसका फायदा ये है कि हमारी जो हम लाखों की संख्या में एग्जाम लेते हैं उम्मीदवार का, वो संख्या हमारे पास 3 गुना रह जाएगी। मतलब जैसे 5,000 क्लर्कों की हमने भर्ती करनी है तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ 15,000 लोगों का लेंगे। अब तक हम लगभग 20 लाख लोगों का ले रहे थे, 15 लाख लोगों का ले रहे थे। तो एक संख्या को कम करने के लिए सरकार बहुत अच्छी योजना लेके आई है। परीक्षाओं में नकल रुके, पारदर्शिता रहे और जो पेपर लीकेज का मामला हर बार होता है, ज्यादातर चर्चा में आता है, सुर्खियों में रहता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, आपकी सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसको कैसे विराम लगाएंगे? ऐसा है, अभी तक मैं पिछले 6 साल से यहाँ सदस्य के रूप में भी काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी ये हो रही है कि आज तक हमारा कोई पेपर लीक या आउट नहीं हुआ है। कुछ सेंटरों पे चीटिंग की घटनाएं हुए हैं और हमने इस कोविड काल में, ये कोविड काल हमारे लिए एक वरदान लेके आया है कि हमने इन सब चीजों पे पूरी तरह से स्टडी की है, दूसरे स्टेटों की स्टडी की है और नई टेक्नोलॉजी की स्टडी की है। तो अब हमारे पास ऐसी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है आने वाले दिनों में कि ये जो चीटिंग का भी मामला है ये भी कैंडिडेट के लिए संभव नहीं होगा। और जो रही बात दूसरी, इस दौरान सारा माफिया जो है वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। गोपाल सिंह जी, एक चीज और पूछनी चाहूंगा, जैसा कि पहले होता रहा, अब क्योंकि प्रक्रिया आप चेंज कर रहे हैं, क्या इसमें भी रिलीफ मिलेगा? जैसे एक बच्चे की जगह दूसरा कोई बैठ जाता था, परीक्षा दे देता था, क्या उनको पकड़ना अब सहज रहेगा ऐसी चीजों को? ये बहुत आसान है।
उसको इम्पर्सोनेशन कहते हैं कि एक के स्थान पे दूसरा बैठ गया। अभी सरकार की हिदायतों के अनुसार हम बायोमेट्रिक नहीं करा सकते, पर हमने उसका भी एक अलग से सिस्टम टेक्नोलॉजी ने निकाल लिया है। फेस की वो करेंगे वो, और आईज की रीडिंग करेंगे, और जब हमारे पास स्क्रूटनी पे आएगा तो हम देखेंगे कि वो वही कैंडिडेट है क्या जिसने परीक्षा दी थी। यहां तक नहीं स्क्रूटनी पे नहीं, जिस डिपार्टमेंट में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है वहां सिलेक्शन के लिए जब जाएगा वो दोनों चीजें उससे मैच करेंगे कि कैंडिडेट ओरिजिनल है या वो कैंडिडेट अलग था, ये कैंडिडेट अलग है। युवा वर्ग को बतौर चेयरमैन आप क्या आश्वस्त करेंगे इस मामले में? मैं युवा वर्ग से यही कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी ईमानदारी पारदर्शिता से भर्ती कर रही है, मेरिट के आधार पर, योग्यता के, किसी भी इफ एंड बट के चक्कर में छोड़ के पूरी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करें। हरियाणा में नौकरियों का अंबार लगने वाला है, और जो 5-6 साल से माननीय भारती जी के नेतृत्व में काम हो रहा था वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा और स्पीड अप होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वन टाइम पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी 30 जून तक पोर्टल खुला है वो रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अब के बाद 30 जून के बाद जो भी भर्ती होगी वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही होगी। जो पिछली परीक्षाएं आप लेंगे वो किस प्रक्रिया के तहत लेंगे, और सरकार को आपने क्या चीफ सेक्रेटरी साहब को प्रस्ताव भेजा है? जो पिछली हैं कंटिन्यू चल रही हैं वो पिछले ही पैटर्न पे होंगी, पिछले ही क्राइटेरिया पे होगी, और जैसे पिछले 5-6 साल से करते आ रहे हैं उसी पद्धति से होंगी। ये 50,000 भर्तियों का तो आपने खुले रूप से जिक्र किया, और विभागों की तरफ से कोई प्रस्ताव आए हों जो आपके इस वक्त ध्यान में हो कि कितनी भर्तियां और निकल सकती हैं? लगभग 20-22 हजार की रिक्विजिशन और अगले महीने में आने वाली है। धन्यवाद। तो ये हैं भोपाल सिंह जी जो चेयरमैन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के। विस्तार से इन्होंने हर मुद्दे पर चर्चा की, पारदर्शिता रखने और जिस प्रकार से बायोमेट्रिक को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, उसको लेकर